नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं दैनिक दुनिया समाचार और मैं हूं आपके साथ अभिनव सिंह। आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव की, जिसके परिणाम अगले 24 घंटे में आने वाले हैं। और हमारे साथ आज चर्चा में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार और दैनिक दुनिया समाचार चैनल के सलाहकार संपादक डॉक्टर ओपी मिश्रा सर। नमस्कार। आपका बहुत स्वागत है। और अब बिल्कुल समय न जाया करते हुए हम आपसे सीधे चाहेंगे कि आप अपना एग्जिट पोल जो है फाइनली पेश करें और हमारे दर्शकों को बताएं कि इस बार बिहार में किसकी बहार है, इस बार सत्ता पर कौन काबिज होने जा रहा है, कौन सी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव में बन के उभरेगी। और ये जो बम्पर वोटिंग हुई है पहले चरण और दूसरे चरण में, ये क्या दर्शा रही थी। आप हम चाहेंगे कि तमाम एग्जिट पोल के बाद आप एक अपना एग्जिट पोल जो है दर्शकों के सामने प्रस्तुत करें। वैसे तो कल यानी कि 14 तारीख को चुनाव परिणाम आपके सामने होंगे, इसलिए बहुत ज्यादा सोचना समझने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमारा जो अनुमान है या हमने जो ग्राउंड लेवल पर जाकर देखा, समझा, लोगों से बातचीत की, मतदाताओं से बातचीत की, नेताओं से बातचीत की, समर्थकों से बातचीत की, उसके हिसाब से पूरे बिहार में नेक टू नेक फाइट। आज की तारीख में जिस समय हम ये शो शूट हो रहा है, कोई ये कहने को तैयार नहीं है कि हम सरकार बना रहे हैं। अपने अपने हिसाब से, अपने अपनी गणित, अपना अपना स्पेकुलेशन, ये सब अपने हिसाब से तय किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। तमाम जो नेशनल लेवल के चैनल्स हैं वो अपना एग्जिट पोल पेश कर रहे हैं। एग्जिट पोल की सत्यता कितनी है, इस पर मैं कोई कमेंट करना नहीं चाहता। सारे दर्शक जानते हैं भली भांति, कभी सच भी हो जाते हैं एग्जिट पोल, कभी नहीं भी सच होते। लेकिन जो मेरा अनुमान है, जो मेरा अपनी सोच है, जो कुछ हमने समझा है, उसके हिसाब से बहुत ही जबरदस्त कांटे की टक्कर में है। और जो 3 साल से लेकर जो वहां प्रयास कर रहे थे प्रशांत किशोर जी, यानी कि जन सुराज पार्टी, वो वोटों को प्रभावित करने गए, नो डाउट। और उन्होंने एनडीए गठबंधन के भारतीय जनता पार्टी के वोटों में सेंध लगाई, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन वो कितनी सीटें जीत लेंगे, जैसा कि उन्होंने कई बार अपने इंटरव्यू में कहा, या तो 10 सीटें या 150 सीटें। मुझे ऐसा नहीं लगता। हो सकता है 10 सीटें उनको मिल जाए, लेकिन 150 सीटें वो पा जाएंगी नहीं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि उनके परिश्रम का परिणाम ये निकला कि लोगों के अंदर जागरूकता आई, वोट देने के लिए लोग निकल पड़े। और सबसे बड़ा डर जो लोगों का था एसआईआर को लेके था कि ऐसा ना हो कि इस बार अगर हम वोट न दे पाए तो हमारा जो गैस मिल रही है मुफ्त की, वो नहीं मिले। 10,000 रुपए जो मिलने की बात कही गई है, जब एक बार मिले, अब अभी तक नहीं मिले, आगे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे ये तो पता नहीं। तो लोग इस डर से भी निकले, खास तौर से वो क्लास जिसको सरकारी सुविधाएं प्राप्त होती है, मुफ्त खाद्यान्न है, आवास है, वो लोग बढ़ चढ़ कर निकले। और इसके लिए प्रशांत किशोर जी यकीनन बधाई के पात्र हैं, नो डाउट। सीटें मिलती हैं नहीं मिलती हैं, राजनीति में तमाम अप एंड डाउन आते हैं, अगली बार फिर वो ट्राई कर सकते हैं। लेकिन इस बहाने उन्होंने बिहार में जागरूकता पैदा कर दी, इसमें कोई दो राय नहीं। उस जागरूकता का नतीजा ये निकला कि वोटिंग जो है 65-70% तक पहुंच गई। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात। अब इस 65-70% वोटिंग को अपने अपने हिसाब से लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं। सत्तारूढ़ दल ये कह रहा है कि हमसे लोग बहुत खुश हैं, इसलिए हमको सरकार फिर बनी रहे, यानी कि नीतीश कुमार जी पुनः मुख्यमंत्री बने रहे, इसके लिए ये वोटिंग हुई। उसी तरह जनता दल ये कह रहा है, जेडीयू, कि परिवर्तन के लिए ये इतना बम्पर वोटिंग हुई है। अब वोटिंग किसके लिए हुई, किसको फायदा पहुंचा रहा है, किसको नुकसान पहुंचा रहा, ये तो कल पता चलेगा।
लेकिन जहां तक मेरी अपनी सोच है, जैसा कि मैंने कहा, तमाम बातें गलत भी हो सकती हैं, सही भी हो सकती हैं, लेकिन हमारा अपना वो कहता है, तमाम चैनल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है। मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत नहीं हो पा रहा हूं। मुझे लग रहा है कि जनता दल यूनाइटेड एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी, लेकिन इन दोनों के बीच यानी इंडिया ब्लॉक और एनडीए ब्लॉक के बीच अधिकतम 10 सीटों का गैप हो सकता है। सरकार कौन बना सकता है, ये तो तमाम गणित होती है। राज्यपाल की भी अहम भूमिका होती है, पार्टियों की अपनी अपनी भूमिकाएं होती है, अंत क्षण में कौन किसके साथ चला जाता है, इसकी भूमिकाएं होती है। लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में अगर सबसे ज्यादा कोई पसंद किया गया है तो जेडीयू के, जनता दल यूनाइटेड के तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने, तो आपने देखा होगा, पूरे चुनाव प्रचार में टी शर्ट पहनकर काम किया है। यूथ को अपने साथ जोड़ने का उन्होंने एक काम किया है। इसमें कांग्रेस की भी अहम भूमिका है, मैं उसको इग्नोर नहीं कर सकता बिल्कुल, और न बिहार के लोग इग्नोर कर सकते हैं। जिस तरह नीतीश कुमार के साथ राहुल गांधी जी ने वोट चोर की बात की थी, उससे कुछ हुआ हो चाहे न हो, कांग्रेस को कुछ मिले या न मिले, जब कांग्रेस को बहुत कुछ नहीं मिला, लेकिन जन जागरण का काम कांग्रेस ने भी किया है। जिस तरह प्रशांत किशोर ने किया, उसी तरह कांग्रेस ने भी किया। अब इसका फायदा न तो प्रशांत किशोर पाने वाले, न कांग्रेस पाने वाले, फायदा इंडिया ब्लॉक या एनडीए ब्लॉक पाएगा। ये एक मोटा मोटा उसका रफली, जिसको आप कह सकते हैं, तमाम ऐसे सीटें हैं, पता चला है कि 35 से 40 ऐसे सीटें हैं जहां बिल्कुल नेक टू नेक फाइट। दूसरा एक और भी स्लोगन चला है, वहां तीर चुनाव निशान है नीतीश कुमार जी का, और लालटेन चुनाव निशान है तेजस्वी यादव का। तो वहां ये भी चला है कि भाई जो तीर है वही लालटेन भी। कहने का मतलब ये है कि हमारे अपने हिसाब से भारतीय जनता पार्टी यहां नुकसान में रहेगी बिहार में। अब कोई चमत्कार हो जाए, गॉड नोज, कभी कभी होता है ना, ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर आंख खड़ा कर देता है और कहता है भगवान के भरोसे, तो ये भी भगवान चमत्कार कर सकते हैं बिहार में। आखिर वहां भी तो सीता जी का मंदिर बनना है, सीता जी कोई चमत्कार कर सकती है, वो अलग की बात है। लेकिन बिहार में अगर मुख्यमंत्री के रूप में सबसे ज्यादा कोई पसंद किया गया है तो तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार की छवि यकीनन बेदाग, उनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं, लेकिन अब जिस आयु वर्ग में वो पहुंच चुके हैं, वहां उनसे कोई बहुत बड़ी उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन अगर इस बार भी एनडीए की सरकार वहां बनती है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा आश्चर्य होगा। मैं कोई जेडीयू की वकालत नहीं कर रहा हूं, ना कि उनका वकील हूं, लेकिन ये वर्ड है प्रशांत किशोर जी, इसका मतलब ये हुआ कि बिहार के लोगों को, यूथ को, या उनके माता पिता, हो सकता है यूथ की सोच अलग रही हो, माता पिता की सोच अलग रही हो, ये भी हो सकता है कि उन्होंने अपने बच्चों के भविष्य की शायद चिंता नहीं की है। आज 15 साल 20 साल जो भी ये सरकार चल रही, एनडीए गठबंधन वहां रहा या नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहे, लेकिन बिहार का क्या सर्वांगीण विकास कोई हुआ है? क्या नहीं हुआ ना। फिर हम अगर उसी सरकार को रिपीट कर रहे हैं या रिपीट हो रही है, मतदाताओं के हाथ में होता है सरकार को बनाना बिगाड़ना, तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी ताज्जुब की बात है।
अब इससे तमाम लोग सहमत होंगे, तमाम असहमत होंगे, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि यूथ को अपने भविष्य के बारे में जरूर सोचना चाहिए। उनके माता पिता को, अगर उनके माता पिता ने 10,000 रुपए के लालच में अपने बच्चों को भविष्य दांव पे लगा दिया तो ये उनके पैरों पर कुल्हाड़ी है। इसी बात को नीतीश कुमार, इसी बात को प्रशांत किशोर जी ने बहुत अच्छे ढंग से रखा। मैंने जैसे कहा, मैं प्रशांत किशोर जी का भी वकील नहीं, न उनका एडवाइजर, लेकिन जो बात सच है वो सच है। तमाम लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे, मानेंगे नहीं, लेकिन हकीकत में यही। रही बात आंकड़ों की या जीत हार किसकी आ रही, तो जो गणित है उसके हिसाब से जो मोटा मोटा अनुमान निकल के आ रहा है उसमें, जैसे अभी हमने कहा था, नेक टू नेक फाइट है, यानी 38 और 39% अगर एनडीए पा रहा है तो 39-40% ही वोट जेडीयू पा रहा है। आप कैसे किसी पे पहुंच सकते हैं? ये हालत है वहां के चुनाव की, और जिनका परिणाम कल आप देखेंगे। जैसे कि हमने कहा नेक टू नेक फाइट है, तो यकीनन नेक टू नेक फाइट है। और ये पहली बार हुआ है कि लालू प्रसाद जी 1-2 सीट पर शायद गए थे, सारी ताकत तेजस्वी यादव की, वन मैन शो, और पूरी गवर्नमेंट लगी थी, भारत सरकार लगी थी, कई राज्यों के मुख्यमंत्री लगे थे। इसके बावजूद तेजस्वी यादव जिस तरह लड़ाई लड़े कौरवों की सेना से, वो अपने आप में बड़ी बात है। अगर उनकी सरकार बनती है, यानी कि जेडीयू के इंडिया ब्लॉक की सरकार बनती है, तो ये अपने आप में इतिहास परिवर्तन ले लेगा और इसको ट्रेलर माना जाएगा पश्चिम बंगाल के चुनाव का, उत्तर प्रदेश के चुनाव का, आसाम के चुनाव का, खासतौर से उत्तर प्रदेश के चुनाव का, क्योंकि तेजस्वी यादव की तरह पीडीए उत्तर प्रदेश में भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अगर आंकड़ों की बात करें मोटे मोटे तौर पर, तो जैसा कि हमने कहा, किसी को 39 से 40% मिल रहे हैं, किसी को 40 से 41% मिल रहे हैं, इससे ज्यादा किसी को कुछ खास नहीं मिल रहा। तमाम चैनलों ने अपने अपने तरीके से अपनी बात रखी कि बीजेपी, जो हमारा अपना मानना है, बीजेपी 85 और 90 के बीच रहने की उम्मीद है। 85 और 90 के बीच उसको सीटें मिल सकती है, जबकि आरजेडी को 90 से 95 के बीच। ये हमारी अपनी गणित। जनसुराज के बारे में हम अभी कुछ खास कह नहीं पा रहे हैं। वोटों को प्रभावित किया है, नुकसान किया है लोगों का, लेकिन वो कितनी सीटें ले जाएंगे, अगर उनको 4-5 सीटें मिल जाती हैं तो ये भी अपने आप में बड़ी बात है। कांग्रेस के बारे में अगर हम बात करें, कांग्रेस पिछली बार की अपेक्षा, 2022 की अपेक्षा कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं कर रही। वोटों में सेंध लगाई, लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ाई। दूसरा, कांग्रेस का भी अपना, राहुल गांधी का सीधा टारगेट प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह, न कि बिहार के नीतीश कुमार। उनका जो अपना है वो केंद्र, उनको केंद्र की राजनीति करनी है, और यहां वो तेजस्वी के साथ है। तो इसलिए इस चुनाव में कांग्रेस को अगर 10-12 सीटें मिल जाती हैं तो ये अपने आप में बड़ी बात है। इसी तरह सीपीआईएम, मेरा अपना मानना है 4 से 5 सीट। एलजेपी को, जिन्होंने भाजपा ने 32 सीटें उनको चुनाव लड़ने के लिए दी थी, अगर वो 2-3 सीटें जीत लेते हैं तो माना जाएगा कि रामविलास पासवान जी को श्रद्धांजलि है। ये मेरा मोटा मोटा अनुमान है,
और आपने जो आंकड़े बताए वो मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। जी महागठबंधन को करीब 40% वोट शेयर मिल रहा है और एनडीए को 38% वोट शेयर बिहार के चुनाव में मिलता नजर आ रहा है, ये अगर वोट शेयर के लिहाज से बात करें। लेकिन सीटों की बात करें तो बहुत ही कांटे की टक्कर बिहार विधानसभा चुनाव में देखी जा रही है। 120 और 120 का जो मुकाबला है टाई होता दिखाई दे रहा है, जिसमें एनडीए और महागठबंधन दोनों के पास 120 सीटें आती नजर आ रही, जो कि हम लगातार अपने स्क्रीन पे आपको दिखा भी रहे हैं दर्शकों को। जनसुराज पार्टी 1 या 2 सीट पे अपना खाता खोल सकती है, लेकिन जनसुराज पार्टी 12% वोट शेयर लेके जा रही है, ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज है। 12% वोट शेयर में वो काफी वोट बीजेपी का ले जा रही है शहरी सीटों पे, लेकिन ग्रामीण सीटों की बात करें तो आरजेडी का भी वोट जनसुराज पार्टी डेंट कर रही है, जहां पे रोजगार जैसे मुद्दे, नौकरी जैसे मुद्दे जनसुराज पार्टी ने उठाए थे। और भाजपा जो है वो करीब 80 से 85 सीटें पाती हुई दिखाई दे रही है हमारे एग्जिट पोल में। जेडीयू जो पिछली बार 43 सीटों पे थी, इसको जरूर बढ़त होगी इस बार, ऐसा माना जा रहा था, क्योंकि नीतीश कुमार ने महिलाओं को 10,000 रुपए दिए। शराब का एक बड़ा मुद्दा ऐसा था जो नीतीश कुमार के पक्ष में महिला वोटर्स को शुरू से लेके आता है, जब से उन्होंने शराबबंदी की है, तो वो वोट इनके साथ इंटैक्ट रहेगा। आरजेडी जो है वो सबसे बड़ी पार्टी हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से बन के उभरेगी। 90 से 95 के बीच में सीटें मिलेंगी। पिछली बार आरजेडी के पास 75 सीटें थी और बीजेपी के पास 74 सीट थी। एक सीट से ये सबसे बड़ी पार्टी बनने से बीजेपी रह गई थी। तो इस बार लेकिन बीजेपी आरजेडी से करीब 10 सीट पीछे रह सकती है, क्योंकि आरजेडी ने ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ा था, तब वो 95 जीत रहे, और बीजेपी ने 103 पे चुनाव लड़ा, 102 पे, तब वो 85 जीत रहे। तो स्ट्राइक रेट के लिहाज से बीजेपी भी वहां पे चुनाव जो है अच्छा लड़ सकती है। कांग्रेस के पास करीब 20 सीट ही आती हुई दिखाई दे रही है। 20 सीट अगर कांग्रेस पाले तो ये एक कह सकते हैं कांग्रेस के लिए संजीवनी है बिहार में, इतना ही कांग्रेस कर ले जाए तो बड़ी बात है। बाकी 37 सीटें जैसा कि बताया गया कि 37 सीटों पर बहुत ही कांटे की टक्कर है। हम चाहेंगे कुछ 37 सीटों में से आप नाम भी पढ़ दें, वो कौन सी 37 सीटें हैं जहां पे कांटे की टक्कर है। और सबसे गौरतलब बात यह है कि ये 37 सीटें बहुत ही निर्णायक रहेंगी। अगर इन 37 सीटों में से अधिकांश सीटें महागठबंधन जीत लेता है तो यकीन मानिए 150 का जो आंकड़ा है वो महागठबंधन की ओर जा सकता है, और इन 37 सीटों में से अगर अधिकांश सीटें एनडीए जीतता है तो फिर ये आंकड़ा 150 का एनडीए छू सकता है। लेकिन अगर इन 37 सीटों में भी एक प्रकार से मुकाबला टाई हो जाए, 37 में से मान लीजिए आधी आधी सीटें दोनों लोग जीत ले, तो जो हमने बताया 120 और 120 का जो फॉर्मूला बिहार में समझ में आ रहा है अब तक महागठबंधन एनडीए का, वो फॉर्मूला ही रहेगा। और जिले वाइज भी हम सीटों की बात करें अगर, तो वेस्ट चंपारण की बात करें, पश्चिमी चंपारण में 9 में से 8 सीटों पर एनडीए की बढ़त दिखाई दे रही है। 1 या 2 सीटों पर ही वहां महागठबंधन चुनाव जीतने की स्थिति में है। ईस्ट चंपारण की बात करें तो वहां 12 में से 5 सीटों पर महागठबंधन आगे है, 6 सीटों पर एनडीए वहां पर बढ़त बनाए है। अररिया की 6 सीटों में से 4 सीटों पर महागठबंधन आगे है। दरभंगा की 10 में से 7 सीटें जो है एनडीए जीत रही। जिन जिलों में पिछली बार महागठबंधन ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था वहां पे एनडीए इनको डेंट करती हुई दिखाई दे रही है, और जिन जिलों में, जिन एरियाज में महागठबंधन पिछली बार अच्छा नहीं कर पाया था, एनडीए का बहुत शानदार प्रदर्शन था, वहां पे इस बार महागठबंधन जो है वो शानदार प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा। सिवान की 8 सीटों में से 4-4 सीटें बढ़ रही हैं दोनों के लिए। नालंदा की 7 सीटें में से जो 4 सीटें हैं वो एनडीए जीत रहा है। इसी तरह मधुबनी की 10 में से 5-5 सीटें दोनों ओर की बढ़ रही हैं। और हम एक बार फिर चाहेंगे कि जो 37 सीटें हैं जहां पे बहुत टफ मुकाबला है, उन सीटों का जो जिक्र है वो किया जाए, और वो 37 सीटें ही बताएंगे कि बिहार का सिकंदर इस बार कौन बनने जा रहा है। इन 37 सीटों में अगर हम जिक्र करें तो सिकता एक विधानसभा सीट है जहां सीपीआईएम और जेडीयू के बीच कांटे की टक्कर है। इसी तरह हरसिदा सुरक्षित सीट है। आरजेडी और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला है। गोविंदगंज कांग्रेस और एलजेपी यानी कि रामविलास पासवान जी के पुत्र पर जो है उनके बीच। केसरिया ये वीआईपी, यहां भी जेडीयू के बीच और वीआईपी के बीच कांटे की टक्कर है। ढाका यहां आरजेडी बीजेपी के बीच ज्यादातर। सीतामढ़ी आरजेडी बीजेपी। हैलाखी सीपीआई जेडीयू। खजौली आरजेडी बीजेपी। बिस्फी आरजेडी बीजेपी। नरपतगंज आरजेडी बीजेपी। बलरामपुर सीपीआईएम एलजेपी। महाश्री सुरक्षित सीट है, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस और जेडीयू। बेनीपुर कांग्रेस जेडीयू। कांती जेडीयू और आरजेडी के बीच। तरैया आरजेडी बीजेपी के बीच। हाजीपुर आरजेडी बीजेपी के पूर्व।
लालगंज आरजेडी बीजेपी के साथ, सहारनगंज आरजेडी जेडीयू के साथ, मोहिउद्दीननगर आरजेडी बीजेपी, भूपतिपुर सीपीआईएम और जेडीयू, भाखारी सुरक्षित सीपीआई एलजेपी, गोपालपुर वीआईपी जेडीयू के बीच है, अहमदपुर इंडियन नेशनल कांग्रेस और जेडीयू की। इस तरह ये बहुत कांटे की टक्करें हैं। इस्माइलपुर आरजेडी जेडीयू के बीच है, हलीसा आरजेडी जेडीयू के बीच है, नालंदा। ये जो नालंदा की हिलसा विधानसभा सीट का आपने जिक्र किया, ये बताएं कि आरजेडी के यहाँ से प्रत्याशी रहे शक्ति सिंह यादव पिछले विधानसभा चुनाव में महज 12 वोटों से चुनाव हार गए थे, और हिलसा सीट फिर आपने सुना कि बहुत ही कांटे की टक्कर इस सीट पे इस बार भी है। वहां पे आरजेडी के प्रवक्ता तेज तर्रार नेता शक्ति सिंह यादव चुनावी मैदान में है। पिछली बार ये 12 वोटों से मात्र चुनाव हार गए थे, इस बार बहुत ही कांटे की टक्कर इस सीट पर देखी जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आरजेडी को इनमें एज है। और आपने जैसे कई सीटें बताई कि इनके बीच मुकाबला है, तो जहां पे आरजेडी वर्सेस बीजेपी है, वहां पे कहीं ना कहीं बीजेपी अपने आप को बढ़त ले लेने में आसान हो जाती है। आरजेडी को अगर जेडीयू से लड़ना है तो आरजेडी उस सीट पे मजबूत है। आरजेडी बीजेपी के अलावा सभी को हराने में वहां पे एक प्रकार से मजबूत पा रही है, लेकिन आरजेडी जब जेडीयू के सामने होती है तो वो सीट निकालने में आसानी हो रही है, लेकिन बीजेपी के सामने सीटें फंस रही हैं। कांग्रेस के साथ भी ये दुविधा है, कांग्रेस जेडीयू के सामने सीट निकालने में बहुत असमंजस स्थिति का सामना करना पड़ रहा है कांग्रेस को। एक सीट है विजय सिन्हा की, लखीसराय से प्रत्याशी हैं, डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा, उनकी बहुत ही ये फंसी हुई सीट है, कांटे की टक्कर उस सीट पे भी है लखीसराय में। और विजय सिन्हा जो कि पिछली बार भी बहुत कम मार्जिन से जीते थे, वो इस बार भी बहुत कम मार्जिन से ही जीतेंगे या फिर हार भी सकते हैं, लेकिन उनके सामने कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। इस वजह से विजय सिन्हा को कह सकते हैं कि उतना नुकसान नहीं हो रहा है। अगर विजय सिन्हा के सामने आरजेडी चुनाव लड़ती तो यकीन मानिए विजय सिन्हा बहुत ही बुरी तरह से चुनाव हार जाते। इस बात से आप हमारे सहमत होंगे। कुछ वीआईपी सीट्स की बात कर लेते हैं जो आपने आंकड़े दिए। सिवान की सीट है रघुनाथपुर, जहां से शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब चुनावी मैदान में थे। ये एक ऐसी सीट थी जहां पे बीजेपी के 3 मुख्यमंत्रियों ने प्रचार किया। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश से आए, उत्तराखंड से धामी जी आए, और वो हेमंत बिस्वा शर्मा असम से आए, लेकिन बावजूद इसके आरजेडी के ओसामा साहब उस सीट पे जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी विरासत जनता उनको फिर से सौंप रही है। दरभंगा की अलीनगर सीट है, भोजपुरी जो गायिका है, लोक गायिका मैथिली ठाकुर चुनावी मैदान में है, पहला चुनाव लड़ रही है, अचानक से टिकट आया, लेकिन चर्चा ये है कि अलीनगर से मैथिली ठाकुर जो है वो बहुत ही कांटे की टक्कर में फंसी हुई है और बहुत कम जीत हार का मार्जिन होगा, और ऐसा भी हो सकता है कि वो चुनाव हार जाए। इसी तरह खेसारी लाल यादव की बात करें, छपरा से चुनाव लड़ रहे हैं, एनडीए का गढ़ माना जाता रहा था छपरा, और वहां पे उनको चुनाव लड़ना पड़ा। कहते हैं कि उनके लिए अखिलेश यादव ने भी प्रचार किया, सबने प्रचार किया, और वो वहां पे बाजी पलट सकते हैं, लेकिन अभी जो स्थिति है इसमें खेसारी लाल यादव भी पूरी तरह से फंसे हुए नजर आ रहे हैं, और उनकी भी सीट इस बार वो हार सकते हैं। एक सीट जो देश भर में चर्चा का विषय रही, मोकामा की सीट है, आनंद सिंह जेडीयू से प्रत्याशी थे, दुलार चंद यादव की हत्या हो गई, आरजेडी नेता थे, वो जनसुराज के लिए प्रचार कर रहे थे। भूमिहार वर्सेस यादव का मुद्दा वहां पे खूब चला, तो आनंद सिंह की सीट पे क्या रहेगा ये हम चाहेंगे कि आप एक बार दर्शकों को बताएं कि आनंद सिंह के सीट पे कितने वोटों से जीत हार का मार्जिन होगा, क्योंकि 3% वोट शेयर जो है वो आनंद सिंह कम पाते हुए दिखाई दे रहा है इस सीट पे। आनंद सिंह चुनाव हार भी सकते हैं, मैंने भी शब्द इस्तेमाल किया है, चुनाव हार भी सकते हैं। वैसे इस समय वो जेल में हैं और उनके जो लोग हैं उस प्रचार में रहे, जेल को मुद्दा भी बनाया गया है चुनाव प्रचार के दौरान, लेकिन हमको ये लग नहीं रहा है कि वो चुनाव जीत पाएंगे। अगर जीत भी लेते हैं तो 2-4-5 हजार से जीत हार होनी चाहिए, इससे बहुत ज्यादा आगे नहीं होने वाली। मोकामा सीट पे पिछले 30 साल का जो कब्जा था आनंद सिंह का, वो इस बार हट सकता है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि आनंद सिंह जो है वो इस बार चुनाव हारेंगे, क्योंकि वहाँ पे जाति का मुद्दा, भूमिहार वर्सेस यादव काफी मुद्दा उठा। गीड़ा देवी आरजेडी से प्रत्याशी है वहां पे, सूरजभान सिंह की पत्नी है, वो चुनाव जीत सकती है इस सीट पे, इसकी संभावनाएं नजर आ रही है। आनंद सिंह पहले जेल में रहते हुए चुनाव जीते, लेकिन इस बार थोड़ा सा मुद्दे अलग थे। ललन सिंह ने प्रचार किया, लेकिन एक इमेज आनंद सिंह के खिलाफ जो बाहुबली और वैसी बनती चली गई, वो सुधर नहीं पाई। एक सीट है महुआ की, जहां से लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव चुनावी मैदान में है। चर्चा है कि वो महुआ की सीट हार रहे हैं, क्योंकि उस सीट पे आरजेडी विजयी हो रही है। उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव ने आके उन्हीं के खिलाफ कैंपेन किया, और वो महुआ की सीट आरजेडी निकालती हुई दिखाई दे रही है। इस नाते भी, क्योंकि
तेज प्रताप यादव का चुनाव चिन्ह जो है वो एक ब्लैक बोर्ड है। ब्लैक बोर्ड बहुत लोग नहीं जान पाए, लालटेन है, कमल है, तीर है, ये सब बिहार की जनता जान रही है। यही एक कारण है कि जनसुराज पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो बहुत लोग नहीं जान पाए। इस नाते जनसुराज को भी नुकसान है। बहुत ग्रामीण तबका है जो नहीं जान पाया कि प्रशांत किशोर की पार्टी क्या है, उनका चुनाव चिन्ह क्या है। और एक चीज जो हमने गौर किया, एलजेपी चिराग पासवान की पार्टी को बम्पर सीटें इस बार एनडीए ने लड़ने के लिए दी। हेलीकॉप्टर उनका चुनाव चिन्ह है, लेकिन इस बार हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाया है। बहुत बुरी तरह से बिहार में एलजेपी सबसे नुकसान की पार्टी इस बार बिहार में हो सकती है। और हम चाहेंगे और कि उनका सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी ने किया है तो नीतीश कुमार की पार्टी का। नीतीश कुमार की पार्टी ने किया है। और उत्तर प्रदेश में चर्चा रहती है कि आरएलडी खुद अपने वोट ले लेती है बीजेपी से, लेकिन बीजेपी को वोट नहीं ट्रांसफर करती। पश्चिमी यूपी में चर्चा रहती है। तो जेडीयू ने भी यही कमाल किया है इस बार बिहार में जेडीयू ने खुद अपने वोट लिए, बीजेपी से वोट लिए, एलजेपी से वोट लिए, लेकिन कहीं भी जेडीयू का जो वोट है वो जेडीयू का वोट एलजेपी में चिराग पासवान की पार्टी में और बीजेपी में ट्रांसफर होता हुआ नहीं दिखाई दिया। ना नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के साथ रोड शो में शामिल हो रहे थे, न रैलियों में शामिल हो रहे थे। उसका कारण ये भी है, आप उत्तर प्रदेश उसको जोड़ सकते हैं। जिस दिन यहाँ प्रचार यहाँ शुरू हुआ था उत्तर प्रदेश का लोकसभा चुनाव, और ये मैसेज चला गया था कि अगर 400 सीटें मिल गई तो फिर योगी आदित्यनाथ की सीट चली जाएगी। यही मैसेज वहां सीएम वहां भी बदलने की चर्चा बीजेपी ने खुद ही उड़वाई और खुद ही इनको यहाँ भी फजीहत हाथ लगी। वहां भी इस बार मान सकते हैं कि बीजेपी को फजीहत हाथ लगेगी, क्योंकि नीतीश कुमार अगर सीएम पद से हटेंगे तो जेडीयू का कोई कार्यकर्ता क्यों मेहनत करेगा। अगर आपको स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा, आप चिराग के साथ मिलकर सरकार बनाने की स्थिति में होंगे, तो ये एक साधारण सा व्यक्ति भी जानता है कि बीजेपी जेडीयू को लात मारने में देर नहीं लगेगी। बीजेपी को वो चिराग पासवान को सीएम प्रोजेक्ट कर देगी। उसने महाराष्ट्र में करके दिखाया और तमाम जगह करके दिखाया। और ये जो मोटा मोटी कह सकते हैं ये आंकड़े जो निकल कर सामने आए हैं, हालांकि हम ये दावा नहीं करते कि हमारा ये एग्जिट पोल बहुत सटीक होगा, लेकिन हम सत्यता के बेहद करीब होंगे और ऐसे ही आंकड़े मिले जुले आपको कल परिणाम में नजर आएंगे। या फिर कोई बहुत बड़ा उलटफेर ना हो जाए तो अलग बात है, क्योंकि बम्पर वोटिंग हुई है और प्रो इनकम्बेंसी जैसा कुछ नहीं। इतनी बड़ी वोटिंग हमेशा एंटी इनकम्बेंसी ही रहती है। नीतीश कुमार के खिलाफ लोगों में कह सकते हैं नाराजगी नहीं थी, लेकिन उनके कैंडिडेट्स के खिलाफ तो थी ही। जो उनके मंत्री हैं, कई मंत्री बुरी तरह चुनाव हारेंगे। कल मतगणना का इंतजार करिए और फिर हम आप एक बार बैठेंगे और बात करेंगे कि इस बार बिहार में क्या जनादेश आया है। हम चाहेंगे फाइनल टिप्पणी आप इस पूरे एग्जिट पोल पर दें और फिर हम लोग इसको वाइंड अप करें। कल वैसे आप सब देखेंगे ही, लेकिन मैं फिर वही बात कहूंगा कि नेक टू नेक फाइट है बिहार में। 10-5 सीटों का गैप है। कौन सरकार बना सकता है ये तो कल पता चलेगा, लेकिन इतना तय है कि जेडीयू का वो जो लड़का यानी तेजस्वी यादव अकेले, आरजेडी का तेजस्वी यादव अकेले दम पर पूरा बिहार उसने मथा है और चुनाव परिणाम काफी हद तक उसके पक्ष में आ सकते हैं। सरकार किसकी बनेगी ये कल पता चलेगा। और उसको रिजल्ट कुछ भी आए, लेकिन ये बात कोई नहीं मना कर रहा है कि आरजेडी वहां पे एक बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। तेजस्वी यादव भले ही सरकार न बना पाए, क्योंकि उनके सहयोगी दल कांग्रेस वहां पर कुछ कर नहीं पाई इस बार भी। ऐसे अब तक जो आंकड़े हैं वो सामने आ रहे हैं, और तो ये देखने वाली बात रहेगी बिहार के नतीजे क्या रहते हैं। लेकिन वहां पे तेजस्वी यादव ने एक फैक्टर अपना बना रखा है। बहुत बम्पर वोटिंग हुई है और वोट प्रतिशत जो अब तक हम लोगों के एग्जिट पोल में दिख रहा है वो कहीं ना कहीं महागठबंधन को प्लस है। लेकिन क्या ये सीटों में परिवर्तित होगा? कई बार वोट परसेंट किसी को ज्यादा होता है, सीटें किसी की ज्यादा आ जाती हैं, तो ये देखने वाली बात रहेगी। और सरकारी मशीनरी का भी कई बार दुरुपयोग काउंटिंग में देखा गया है, तो ये तमाम तथ्य रहेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल हम आपसे फिर रूबरू होंगे जब सरकार के पास बहुमत आ जाएगा या विपक्ष के पास बहुमत आ जाएगा। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।